भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम भी ब्लॉक, हैमर, पंच तथा इसके पीछे हम सेफ्टी की चर्चा कर रहे थे। अब आगे आइए इसे हम शुरू करते हैं। आगे जो है मार्किंग ऑफ और मार्किंग ऑफ टेबल तथा मार्किंग ऑफ और मार्किंग ऑफ टेबल, तो उसके बाद में बेंच वाइज। बेंच वाइज क्या होता है, बेंच वाइज का काम क्या होता है, हेक्सा फ्रेम और हेक्सा फ्रेम में जो ब्लेड लगता है उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। यह जो क्लास है सभी प्रकार के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे यूपी आर्बिनल, डीएमआरसी, डीआरडीओ, सेल, भेल, इसरो, भाभा सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निम्न के सेलेक्टेड बुक से लिया गया टॉपिक्स है जो बार बार आपके परीक्षा में रिपीट होते हैं। आइए हम इसे अब आगे शुरू करते हैं। इसमें दिया हुआ मार्किंग ऑफ क्या होता है। सबसे पहले दिया है मार्किंग ऑफ क्या होता है। मार्किंग ऑफ लेआउट अथवा लेआउट यह संकेत देने के लिए किया जाता है ताकि यह बताया जा सके कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते समय किस स्थान पर काम करना है। मार्किंग ऑफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि मशीनिंग अथवा फाइलिंग करते समय किस स्थान पर कार्य करना है, वही मार्किंग ऑफ हमें बताता है कि कहाँ पे हमें फाइलिंग करनी है, कहाँ पे हमें मशीनिंग करनी है, कहाँ पे काम करना है। बस मार्किंग ऑफ यही हमें बताता है। फिर एक होता है विटनेस मार्किंग। विटनेस मार्किंग में आप हमें बताइए, विटनेस मार्किंग में किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो विटनेस मार्किंग में 60 डिग्री वाले प्रिक पंच का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, विटनेस मार्किंग में दिया हुआ है धातु के सरफेस पर चिन्ह लाइन को पकड़ने के कारण मिट जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए चिन्ह लाइन के साथ सुविधाजनक निशान कुछ दूरी पर पंच द्वारा अस्थायी निशान या पंच बना लिया जाता है। पंच चिन्ह मशीनिंग के अशुद्धि के समय एक सक्षम के रूप में कार्य करता है और इसलिए उसे साक्षी निशान के रूप में जाना जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक वर्कपीस है, वर्कपीस में अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पेंसिल से हम निशान लगाते हैं तो क्या होता है, वह मिट जाएगा। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, स्क्राइबर का प्रयोग करने के बाद हम क्या करेंगे, उस पर विटनेस मार्किंग करेंगे। यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री वाले प्रिक पंच से यहाँ लेंगे और बॉल पिन हैमर के हथौड़े से थोड़ा सा चोट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनता जाएगा, इस प्रकार से निशान बनता जाएगा। उसके बाद हम अपनी कटिंग क्रिया आसानी से कर लेते हैं। यही जो होता है यही विटनेस मार्क है। यही विटनेस मार्क है जो पंच की सहायता से हम बनाएंगे कटिंग करने के लिए, वो इसी को हम विटनेस मार्किंग कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है मार्किंग ऑफ टेबल। यहाँ पर देखिए मार्किंग ऑफ टेबल का चित्र दिखाया गया है कि मार्किंग ऑफ टेबल का चित्र कैसा होता है। यहाँ पर देखिए मार्किंग ऑफ टेबल का चित्र बना हुआ है। मार्किंग ऑफ टेबल क्या है, मार्किंग ऑफ टेबल कुछ नहीं है, बस एक मतलब हमें बेस प्रदान करती है कि इस पे हम अपना काम आसानी से कर सकें। मार्किंग ऑफ टेबल कुछ नहीं होता है, एक मतलब सॉलिड हमें बेस प्रदान करेगी मार्किंग ऑफ जो टेबल होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक मार्किंग ऑफ टेबल प्रयोग आधार सतह के रूप में कार्य पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है। यानी कार्य पर आधार सतह के रूप में कार्य करेगा। मार्किंग टेबल एक कठोर बनावट होती है जिसके ऊपर की सतह अत्यधिक शुद्धता से बनाई जाती है तथा इसके किनारे ऊपरी सतह से समकोण पर बने होते हैं। मार्किंग ऑफ टेबल कास्ट आयरन, ग्रेनाइट के विभिन्न मापों में मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मार्किंग ऑफ टेबल किसका बना होता है। तो मार्किंग ऑफ टेबल ग्रेनाइट के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं तथा यह मापी यंत्रों की सेटिंग को मापने तथा कोण की समानांतरता जांच के लिए भी किया जाता है। यानी जो मापी यंत्र है हमारे वर्नियर हाइट गेज हैं आदि जो हैं उनको मापने तथा कोण को समानांतरता के जांच के लिए भी किया जाता है। मार्किंग ऑफ टेबल से कुछ नहीं, हम देखिए यहाँ पर काम करके दिखाया जा रहा है। मार्किंग ऑफ टेबल से यह क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज है। यूनिवर्सल सरफेस गेज की सहायता से यहाँ पे मार्किंग की जा रही है। यह हमें मार्किंग ऑफ टेबल क्या कर रहा है, हमें एक आधार सतह प्रदान कर रहा है जिस पे हम आसानी से रख सकें बराबर में। बस मार्किंग ऑफ जो टेबल होता है बस उसका यही काम है। यहाँ पर देखिए भी ब्लॉक में सिलेंडरकल वर्कपीस को पकड़ के इसके बाद इस पर मार्किंग किया जाएगा या सेंटरिंग कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए मार्किंग ऑफ टेबल का चित्र दिखाया गया है। क्या है, मार्किंग ऑफ टेबल है। इसकी देख देखाव तथा
रख रखाव या देखभाल कैसे करेंगे, केयर और मेंटेनेंस। यह मार्किंग टेबल बहुत ही शुद्ध उपकरण है, इसीलिए जंग एवं क्षति से बचाना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाएगा। मार्किंग आप टेबल करने के पश्चात इसे नर्म कपड़े से साफ करने चाहिए, यानी कॉटन कपड़े से हम इसे साफ कर देंगे। मार्किंग टेबल की सतह जो कास्ट आयरन से बनी होती है, तेल की पतली परत से बचाव करना चाहिए। जो कास्ट आयरन से जो बनी होती है मतलब कि मार्किंग टेबल, उसमें तेल लगा देने के कारण हल्का तेल से बचाव नहीं करेंगे, तेल की पतली परत से, तो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर जो मार्किंग आप टेबल का हम इस्तेमाल करते हैं और ग्रेनाइट से बनी हुई टेबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें जंग लगने का खतरा नहीं रहता है, इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं हम बेंच वाइस। बेंच वाइस क्या करता है, बेंच वाइस का काम क्या होता है, बेंच वाइस का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है। इसमें बेंच वाइस देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्यखंड को पकड़ने के लिए वाइस का प्रयोग किया जाता है, यानी कार्यखंड को, वर्कपीस को हमें अगर पकड़ना है तो क्या करेंगे, वाइस का प्रयोग करेंगे। यह विभिन्न किस्मों में उपलब्ध होते हैं। बेंच कार्यों के लिए प्रयुक्त वाइस को बेंच वाइस या इंजीनियरिंग वाइस कहते हैं, यानी कि जो बेंच कार्य में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, बेंच वाइस या इंजीनियरिंग वाइस कहते हैं। बेंच वाइस ढलवा लोहा अथवा ढलवा लोहा इस्पात का बनाया जाता है, यानी बेंच वाइस जो होता है हमारा कास्ट आयरन का बना होता है, तथा इसका इस्तेमाल रेतते समय, आरी काटते समय, चूड़ी काटते समय तथा अन्य दस्ती संक्रियाएं करते समय किया जाता है, जैसा कि इन चित्रों में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 1 में क्या दिखाया गया है, यह हमारा एक बेंच वाइस है। बेंच वाइस को के बीच में एक जाब को पकड़ा गया है, जाब को पकड़ने के बाद ऊपर से फाइलिंग की जा रही है, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी वर्कपीस को हाथ में ले लेंगे और फाइलिंग करने लगेंगे, तो उसके लिए हमें जाब को पकड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाइस की आवश्यकता होती है। वही बेंच वाइस हमें एक मजबूत सुदृढ़ दृढ़ता से प्रदान करता है कि किसी भी वर्कपीस को आसानी से पकड़ सकता है। यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में हेक्साइंग प्रक्रिया को दिखाई गई है। ये बेंच वाइस है, बेंच वाइस के बीच में जाब को पकड़ा गया, जाब को पकड़ने के बाद कटिंग की क्रिया की जा रही है। तीसरे में देखिए इसमें चिपिंग किया जा रहा है, वर्कपीस को बांध कर चिपिंग कर रहे हैं हम। चौथे में इसमें देखिए क्या किया जा रहा है, चौथे डायग्राम में चूड़ी काटा जा रहा है, वर्कपीस को पकड़ कर उसके सहायता से उस पर डाई और टैप की सहायता से हम चूड़ी काट रहे हैं। तो बेंच वाइस क्या करता है, कुल मिला जुला कर यह कह सकते हैं बेंच वाइस किसी भी वर्कपीस को दृढ़ता से पकड़ने का काम करता है। देखिए फिर वाइस का साइज उसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा वर्णित किया जाता है, यानी पूछा जाता है आपसे कि इंजीनियरिंग वाइस या बेंच वाइस का स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे, तो उसके जबड़े की चौड़ाई से, उसके जबड़े की चौड़ाई द्वारा उसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसलिए बोला जाएगा कि समानांतर जाब बेंच वाइस 150 mm, यानी कि जबड़े की चौड़ाई कितनी है, 150 mm है, तथा समानांतर और जाब को पकड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखिए बेंच वाइस के पुर्जे, बेंच वाइस के जो विभिन्न पुर्जे होते हैं क्या क्या होते हैं बेंच वाइस में, यह हमारा बेंच वाइस दिखाया गया है इस चित्र में, और उसके बाद सारे पुर्जों को बताया गया है। यह देखिए यह हमारा एक पूरा बेंच वाइस है। बेंच वाइस में यह देखिए यह इसका जा होता है, जा, इसमें देखिए जा के विड्थ को दिखाया गया है। यही कितना था, 150 mm का था, तो 150 mm का बेंच वाइस यही विड्थ था, जा इसी से स्पेसिफिकेशन किया जाता है। यह हार्ड जा होते हैं, यह बहुत कठोर होते हैं, हार्ड जा। उसके बाद यह जो होता है फिक्स होता है, यह आगे पीछे नहीं होता है, यह जो होता है मूवेबल होता है। इसको जब खोलेंगे हैंडल के सहायता से तो यह पीछे की तरफ आएगा, पीछे की तरफ से आएगा, फिर इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। जितना बड़ा हमारा वर्कपीस उसी के अनुसार से मूवेबल जा जो होता है आगे पीछे हो सकता है, उसी अनुसार से उसके बाद हैंडल से हम कस देते हैं। हैंडल से कसने के बाद अपना पूरा टाइट हो जाएगा, उसके बाद अपने विभिन्न ऑपरेशन हम इस पर कर सकते हैं। उसी प्रकार से इसमें देखिए ध्यान से देख लीजिए इसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। यह जो होता है हैंडल होता है, हैंडल कहाँ लगा हुआ है, स्पिंडल में लगा हुआ है। फिर एक मूवेबल जा होती है, या जो मूवेबल जा होती है, और यह जो होता है फिक्स जा होता है। यहाँ पर जबड़े की चौड़ाई को दिखाया गया है। यह जो होते हैं हार्ड जा होते हैं। फिर इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है, पूछा जाता है कि हैंडल और स्पिंडल किसके बने होते हैं, हैंडल और स्पिंडल किसके बने होते हैं, या स्पिंडल है या हैंडल है या किसके बने होते हैं, MS के बने होते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील के बने होते हैं, माइल्ड स्टील के बने होते हैं। फिर इसकी जो जा प्लेट्स होती हैं, जो जा प्लेट्स हैं यह वाली, यह किसकी बनी होती हैं, यह जो बनी होती हैं टूल स्टील की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जा प्लेट्स बेंच वाइस में किसकी बनी होती हैं,
टूल स्टील की बनी होती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बॉक्स नट, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वह किसका बना होता है। बॉक्स नट जो होता है फास्फोरस ब्रांज या गन मेटल का बना होता है, फास्फोरस ब्रांज या गन मेटल का बना होता है। फिर इसमें स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग्स जो होती है स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं, स्प्रिंग स्टील की बनी होती हैं। अगर पूरा पूछा जाए बेंच वाइस किसका बना होता है तो बेंच वाइस कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें जो फिक्स जा होते हैं, मूवेबल जा होते हैं या बॉडी होती है, वह ग्रे कास्ट आयरन की बनी होती है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बेंच वाइस से संबंधित, बेंच वाइस को कितनी ऊंचाई पर सेट किया जाता है तो 106 सेंटीमीटर या अपने एल्बो तक। दो ऑप्शन में होते हैं, या तो सेंटीमीटर में देगा या तो एल्बो पूछेगा। तो जैसा पूछे उस हिसाब से आपको करना है। 106 सेंटीमीटर होगा या फिर एल्बो होगा। यह बेंच वाइस से संबंधित कुछ बातें थीं जो बेंच वाइस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थीं, इसलिए इसको आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। इस वीडियो को आराम से देख के अपना नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से परीक्षा के समय में शॉर्ट फॉर्म में नोट्स देखना ही काम आता है। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या पार्ट्स थे आप देख ही चुके हैं। फिक्स जा, मूवेबल जा, कठोर जबड़ा, स्पिंडल, हैंडल, बॉक्स नट, स्प्रिंग, और हम यह भी बता दिए हैं कि सारे किस मटेरियल के बने होते हैं। फिर आगे देखते हैं वाइस क्लैंप या मुलायम जबड़े, यानी सॉफ्ट जा या वाइस क्लैंप, यानी तैयार वस्तुओं को पकड़ने के लिए मुलायम जबड़ों वाइस क्लैंप का प्रयोग करते हैं। जब यानी हमारी जाब बन जाती है तो अगर हम उसे बेंच वाइस की सहायता से पकड़ेंगे तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, इसीलिए उसके लिए हम वाइस क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं या सॉफ्ट जैक का इस्तेमाल करते हैं। जो कठोर जबड़ों को एल्युमिनियम के बने वाइस क्लैंप को लगाया जाता है जो तैयार वस्तु को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। वाइस को अत्यधिक न कसें क्योंकि इसकी स्पिंडल खराब हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर वाइस को हम अत्यधिक कस देंगे तो क्या होगा, उसकी स्पिंडल खराब हो जाएगी। अब आगे दिया हुआ है कि इसकी केयर एंड मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसकी देखभाल और रख रखाव कैसे करेंगे। प्रति प्रयोग के पश्चात वाइस के चूड़ीदार तथा चलित भागों को एक साफ कपड़े द्वारा साफ करना चाहिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब हम उसका प्रयोग कर लें तो इसका जो चूड़ीदार भाग है और जो चलित भाग है जिसका मूव कर रहे हैं हम साफ कपड़े से साफ कर देना चाहिए। फिर यह दूसरे में कह रहा है कि यह सुनिश्चित करें कि वाइस के सभी जोड़ों तथा स्लाइडिंग भागों में तेल की मदद से चिकना करें, यानी कि तेल की मदद हमें ले लेनी चाहिए तथा चिकना कर दें ताकि उसमें जंग आदि लगने का खतरा ना रह जाए। फिर देखिए आगे कह रहा है कि स्लाइडिंग करके चलने वाले भागों को ग्रीस लगाना चाहिए तथा उनके जबड़ों को पूरी तरह से खोल कर रखना चाहिए। जबड़ों को आपस में एक दूसरे से सटा कर नहीं रखना चाहिए तथा ग्रीस लगा देना चाहिए। ग्रीस लगाने से उसका लुब्रिकेशन की क्रिया हो जाएगी तथा उसमें जंग नहीं लगेगा। फिर आगे देखिए कह रहा है जिस भाग पर जंग दिखे उस भाग को जंग हटाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए। यदि हमें कहीं जंग दिखे तो जंग हटाने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल करते हैं हम उसका इस्तेमाल करके उसको हटा लेना चाहिए। फिर कह रहा है जब वाइस का प्रयोग ना हो तो जबड़े की बच में थोड़ी दूरी छोड़कर उसके हैंडल की लंबवत स्थिति में रखना चाहिए, यानी लंबवत स्थिति में रख देना चाहिए। वाइस को अत्यधिक टाइट करने के लिए हैमर के द्वारा चोट नहीं मारनी चाहिए तो हैंडल मुड़ आएगा और क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यानी कि यदि हमें बहुत टाइट करना है तो हमें हैंडल पे हथौड़ा का उपयोग नहीं करना, अपने हाथ की सहायता से जितना टाइट कर सकें उतना ही टाइट करना है, नहीं तो इसका हैंडल और उसका स्पिंडल दोनों क्षतिग्रस्त हो जाएगा। यह बेंच वाइस के कुछ प्रमुख टॉपिक्स थे जिसके बारे में हम अभी को चर्चा किए हैं। अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं हेक्सा फ्रेम क्या होता है, हेक्सा फ्रेम के प्रकार क्या होते हैं, ब्लेड क्या होता है तथा ब्लेड कितने प्रकार का होता है। अगला जो टॉपिक आ गया हमारा हेक्सा फ्रेम एंड ब्लेड्स। यहाँ पर देखिए दिया हुआ हेक्सा फ्रेम। हेक्सा फ्रेम का प्रयोग ब्लेड के साथ विभिन्न सेक्शन के मेटल को काटने के लिए किया जाता है तथा उसके प्रकार से उस पर फिक्स की जाने वाली अधिकतम लंबाई की ब्लेड से स्पेसिफाई किया जाता है। यानी हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाएगा, उस पर फिक्स होने वाली अधिकतम ब्लेड की लंबाई कितनी है उसी के हिसाब से किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है समायोजी हेक्सा फ्रेम, यानी हेक्सा फ्रेम का टाइप है कि समायोजी हेक्सा फ्रेम है यानी कि एडजस्टेबल फ्रेम है और कितने ट्यूबुलर टाइप का है तथा यह कितने mm लंबाई में है, 250 से 300 mm लंबाई में या 8 इंची से 12 इंची की लंबाई का है। अब आगे देखते हैं हेक्सा फ्रेम के प्रकार। हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड फ्रेम,
इस पर एक निश्चित मानक की लंबाई का ब्लेड ही फिट करके जांच की जा सकती है, जैसे 300 mm या 250 mm। जो सॉलिड फ्रेम होती है उस पर हम फिक्स लंबाई का ब्लेड ही फिट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 300 mm वाला है तो 300 mm ही फिट कर पाएंगे, अगर 250 mm वाला है तो 250 mm ही फिट कर पाएंगे। तो यह जो होता है सॉलिड फ्रेम होता है। फिर एक होता है एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल फ्रेम की खासियत क्या होती है? नाली ट्यूब के आकार का यह होता है यह प्रायः अधिकतम उपयोग में आने वाला प्रकार है। काटते समय यह अधिक उन्नत का प्रकार और नियंत्रण देता है, जैसे 250 या 300 mm। यह जो एडजस्टेबल होता है इसमें विभिन्न प्रकार के ब्लेड्स को लगाया जा सकता है तथा इसमें आसानी से कटिंग क्रिया की जा सकती है तथा करो कटिंग भी यह कर सकता है। यह देखिए जो आपको पहला वाला यह चित्र दिखाई दे रहा है, यह किस टाइप का है? पहला वाला जो चित्र है यह सॉलिड फ्रेम का टाइप है, या दूसरा वाला एडजस्टेबल टाइप का है। दूसरा वाला क्या है? एडजस्टेबल है। यह क्या है? दूसरा वाला एडजस्टेबल। अब इसमें देखिए यह क्या है? चित्र नंबर 1, इसमें जो दिखाया गया यह इसका हैंडल है। यह क्या है? हैंडल है। दूसरा वाला क्या है? यह देखिए यह इसका फ्रेम है। फ्रेम 2 नंबर पे फ्रेम दिखाया गया है, 3 नंबर पे यही ट्यूबलर है, ट्यूबलर फ्रेम है। इसी से लंबाई को एडजस्ट किया जाता है, यही आगे पीछे होता है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए 1 नंबर क्या हो गया? हैंडल हो गया, 2 नंबर फ्रेम हो गया, 3 नंबर क्या हो गया? ट्यूबलर फ्रेम, लंबाई को एडजस्ट करने के लिए। फिर 4 नंबर क्या है? 4 नंबर में रिटेनिंग पिन है, इसी में जो हेक्सा ब्लेड का जो एक होल होता है उसी में फंसाया जाता है। फिर 5 नंबर में क्या है? फिक्स्ड ब्लेड होल्डर है। यह फिक्स्ड होता है, यहाँ पे दूसरे वाले होल्डर को फंसा दिया जाता है, यानी कि जो हमारा हेक्सा ब्लेड है उसका जो दूसरा सेंटर है इसको इसमें फंसा देंगे। फिर यह 6 नंबर क्या है? यह एडजस्टेबल है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है। इसको मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। यह क्या होता है? हमारा विंग नट होता है। विंग नट क्या करते हैं? विंग नट की सहायता से हम हाथ से इसको कस सकते हैं और ढीला कर सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हेक्सा ब्लेड में किस नट का उपयोग होता है? तो हेक्सा ब्लेड में किसका उपयोग होता है? किस नट का? विंग नट का हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है हेक्सा ब्लेड या तो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं, या 250 mm और 300 mm लंबाई की सामान्य लंबाई में पाए जाते हैं। यानी हेक्सा ब्लेड जो हमारा है किस मटेरियल का बना हुआ है? हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील का बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हेक्सा ब्लेड किस लंबाई में मिलते हैं? तो 250 mm और 300 mm की लंबाई में सामान्यतः पाए जाते हैं। आगे देखते हैं हेक्सा ब्लेड के भाग कौन कौन से हैं? हेक्सा ब्लेड के विभिन्न भाग ये देखिए, ये पहला वाला जो दिया हुआ है बैक एज दिया हुआ है, यह जो है इसका यह देखिए जो पहला वाला इसका दिखाई दे रहा है बैक एज, यानी पहला किनारा जो हेक्सा ब्लेड या जो मुड़ी हुई है इसी को क्या कह रहे हैं? बैक एज कह रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? साइड दिखाई दे रहा है। तीसरा केंद्र रेखा, यानी कि ये जो इस तरह का जो हमारा बना हुआ है ब्लेड, यहाँ पे एक सेंटर होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है। इसके सेंटर से इसके दूसरे सेंटर के बीच की दूरी से हम हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन करते हैं, तो वही केंद्र रेखा दिखा रहा है, यानी सेंटर से मिल रहा है। पिन होल्स, या जो होल है इन्हें पिन होल्स कहा जाता है। यह जो होते हैं दांते होते हैं, इसके एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। अब देखिए हेक्सा ब्लेड के प्रकार। हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार के होते हैं? हेक्सा ब्लेड के प्रकार क्या क्या हैं? देखिए पहला है ऑल हार्ड ब्लेड, पूरी कठोर ब्लेड, यानी ब्लेड के पिनों के बीच की पूरी लंबाई कठोर रहती है तथा इसका उपयोग कठोर धातुओं जैसे टूल स्टील, डाई स्टील तथा उच्च कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। यानी कि पूरा जो हेक्सा ब्लेड होगा हमारा पूरी तरह से हार्ड रहेगा, यानी उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाएगा। इसका उपयोग जो होता है टूल स्टील पे, डाई स्टील पे तथा उच्च कार्बन स्टील पर किया जाएगा। फिर दूसरा है फ्लेक्सिबल ब्लेड, यानी यह क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। इसके केवल दांते हार्ड किए रहते हैं तथा इनमें लचीलेपन के कारण इनका प्रयोग गोलाई में काटने के लिए किया जाता है। लचीला ब्लेड पूरी कठोर ब्लेड की तुलना में हल्की होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो इसके दांते बने होते हैं, जो हेक्सा ब्लेड है इसके जो दांते हैं यही केवल हार्ड होते हैं। मतलब यही केवल क्या रहेंगे? यही केवल हार्ड रहेंगे, बाकी क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल रहेगा। यानी कि अगर हमें कर्व में भी कटिंग करनी है या गोलाई में भी कटिंग करनी है तो फ्लेक्सिबल ब्लेड की सहायता से हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए इसी ब्लेड का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दूसरा होता है ब्लेड का पिच, यानी दो निकटवर्ती दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। यानी कि जो हमारा अगर मान लीजिए यह हमारा एक हेक्सा ब्लेड है,
इस तरह का हमारा एक हेक्सा ब्लेड बना हुआ है, यानी कि एक दांते से दूसरे दांते के बीच की जो दूरी है उसी को हम पिच कहते हैं। एक दांते से दूसरे जो दांते के बीच की दूरी होती है वो पिच से दर्शाया जाता है। फिर उसका वर्गीकरण किया गया है कोर्स वर्गीकरण में। फिर मीडियम फाइन, उसका पिच कितना होता है कोर्स वाले का 1.8 mm, मीडियम का 1.4 mm या 1 mm, फाइन का 0.8 mm। यह पूछा जाता है आपसे कि मतलब जो पिच होता है 1.8 mm पिच का उपयोग कहाँ होता है, 1.4 का कहाँ होता है, 0.8 का कहाँ होता है, यह सब अभी आगे आएगा, आपको एक एक बात बताई जाएगी। आगे देखते हैं स्पेसिफिकेशन। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन उसकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से किया जाता है। हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे करेंगे? उसकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से। लंबाई यानी 300 mm लंबाई, कितने mm का पिच है 1.8 mm, तथा किस प्रकार का है पिच 1.8 mm पिच हो गया, और पूरी हार्ड ब्लेड है, यानी कि पूरी हार्ड ब्लेड है। और दूसरा वाला क्या होता है? दूसरे वाले में क्या होता है? फ्लेक्सिबल ब्लेड होता है। यानी कि इस तरह से हम हेक्सा जो ब्लेड होता है उसका स्पेसिफिकेशन करेंगे, यानी लंबाई पहले लिखेंगे, फिर पिच लिखेंगे, फिर उसका प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं फिर? या तो 250 वाला होता है तो 250 mm उसकी लंबाई हो गई, फिर पिच कितना हो सकता है 0.8 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है फ्लेक्सिबल ब्लेड हो सकता है, तो 250 गुणे 0.8 गुणे फ्लेक्सिबल ब्लेड। आगे देखते हैं हेक्सा से मटेरियल से पेनिट्रेट करते समय बाई हीटिंग से बचाव तथा ब्लेड को मुक्त गति प्रदान करने के लिए कट के ब्लेड की मोटाई से अधिक चौड़ा रखा जाता है। हेक्सा के दांतों की सेटिंग करके यह प्राप्त किया जा सकता है। यानी हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग कैसे कैसे करते हैं? एक होता है स्टेगर्ड सेटिंग कहते हैं इसे। स्टेगर्ड सेटिंग इसमें क्या करते हैं? एक दांते को लेफ्ट रखते हैं, एक दांते को सीधा रखते हैं तथा दूसरे को राइट रखते हैं, यानी कि एक लेफ्ट में रहेगा एक दांता, दूसरा वाला सीधा रहेगा, तीसरा वाला राइट में रहेगा। इसी को क्या कहेंगे? स्टेगर्ड सेटिंग कहते हैं। एक होता है वेब सेटिंग। वेब सेटिंग इसमें क्या होता है? इसमें वेब के फॉर्म में दांतों की सेटिंग की जाती है। वेब यानी लहरों की तरह, यानी तरंगों की तरह दांतों की सेटिंग कर दी जाती है। फिर आगे आइए हम देखते हैं, यह इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि ब्लेड का चयन, यानी ब्लेड का चुनाव काटे जाने वाले मटेरियल के आकार एवं कठोरता पर निर्भर करता है। यानी उसके पिच का चयन कैसे करेंगे? सॉफ्ट मटेरियल जैसे कांसा, पीतल, सॉफ्ट स्टील, ढलवा लोहा, भारी एंगल के लिए 1.8 mm पिच वाले ये ब्लेड का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है सॉफ्ट मटेरियल जैसे पीतल हुआ, ढलवा लोहा हुआ, इसके लिए हम किस mm वाले पिच का इस्तेमाल करेंगे? तो 1.8 mm वाली पिच का इस्तेमाल करते हैं। फिर टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील इत्यादि के लिए 1.4 mm का पिच का उपयोग करें। एंगल आयरन, पतली ट्यूब, तांबा, कैरन के पाइप इत्यादि के लिए 1 mm का उपयोग करें। यह कम पूछा जाता है। ऊपर वाला जो सॉफ्ट मटेरियल था 1.8 mm वाला पिच तथा 0.8 mm वाला पिच का क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आ गया कंडक्ट पाइप तथा अन्य पतले ट्यूब, सीट मेटल आदि कार्यों में कितने mm पिच का उपयोग करते हैं? 0.8 mm वाली पिच का उपयोग करते हैं। या बार बार कई बार पूछा गया है। मेथड ऑफ हेक्साइंग, यानी हेक्साइंग का मेथड क्या है, कैसे करते हैं? मटेरियल के आधार पर कटिंग के लिए सही ब्लेड का चयन करें कि कौन सा मटेरियल है, उसी के आधार पे हमें अपने ब्लेड का चयन करना है। फिर HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील ब्लेड का उपयोग कठिन प्रतिरोधी मटेरियल के लिए किया जाता है। उच्च कार्बन स्टील का उपयोग यानी कि हाई SCS का उपयोग सामान्य कटिंग के लिए किया जाएगा। दांतों की सही संख्या का चयन करें। सामान्य नियम इंच में कम से कम 3 दांते का होने के लिए मटेरियल की सतह का विस्तार होना चाहिए। हाथ में हेक्सा की हैंडल होता है तथा उंगली हैंडल के सहारा देती है तथा काटने की दिशा को बताती है कि उंगली जो है हमारी काटने की दिशा को बताएगी कि किस दिशा में हमें कटिंग करना है। दूसरे हाथ के फ्रेम में विंग नट के पास होता है। कटिंग को वाइस के जबड़े के करीब किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है हेक्सा और बल की गति के कारण धातु झुकती तो नहीं है। तो यह हेक्साइंग की विधि थी। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट था कि हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, हेक्सा ब्लेड का प्रकार कितना होता है, हेक्सा ब्लेड कितने प्रकार का है। सॉलिड हेक्सा ब्लेड जो कितने प्रकार का था आपका, ऑल हार्ड ब्लेड था तथा फ्लेक्सिबल ब्लेड था। कितने mm पिच का इस्तेमाल किया जा रहा था? 1.8 mm, 1.4 mm और 0.8 mm। फिर एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम के विभिन्न पार्ट्स थे। हेक्सा
हेक्सा फ्रेम कितने प्रकार के थे? हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सॉलिड फ्रेम, एक एडजस्टेबल फ्रेम, तथा एक होता है डीप कटिंग वाला भी होता है, जिसका अभी आगे जब विस्तार से आएगा तब वहाँ पे आगे आएगा। अब पीछे में हम बेंच वाइज देखें, बेंच वाइज क्या करता है, फिर वाइज क्लैम्प क्या करता है, बेंच वाइज में कौन कौन से प्रमुख पार्ट होते हैं, मार्किंग अप और मार्किंग टेबल। अब हम आगे के वीडियो में आगे के विभिन्न प्रकार, जैसे कि टाइप्स ऑफ वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि वॉइस कितने प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए क्विक रिलीज वॉइस होता है, पाइप वॉइस होता है, टूल मेकर्स वॉइस होता है, हैंड वॉइस होता है, पिन वॉइस होता है, लेग वॉइस होता है। इन सब की चर्चा हम आगे के वीडियो में करेंगे। चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है तथा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो कर रहे हैं वह वीडियो ज़रूर देखें।